नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों अब मैं जो हमारी केमिस्ट्री पीजीटी की वैकेंसीज़ आ रही हैं उन पे भी बात करूंगा, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए और मैं इसी चैनल के थ्रू आपको पीजीटी क्वालिफाई कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक इस चैनल से बहुत से लोगों ने पीजीटी क्वालिफाई करा है। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, कमेंट आपको बता देंगे कि किन किन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ। तो इसलिए बिल्कुल आप बेफिक्र होकर मेरे चैनल से तैयारी करते रहिए, आपको मदद ज़रूर मिलती रहेगी। और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है, ये सब आपको बताने के लिए मैंने ये सेट लिया हुआ है। किसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सेट मैंने उठाया हुआ है। आप देखें कि द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज़, यानी हीट ऑफ कंबस्शन किसी की होती है वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो अब बताइए कि हीट है क्या, एक्चुअली में हीट ऑफ कंबस्शन होता क्या है। हीट ऑफ कंबस्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न। तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमेशा साइन नेगेटिव किया जाता है, तो यानी कि ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ साइन की बात हो रही है, ना कि वैल्यू की। वैल्यू तो आएगी लेकिन बाहर निकल रही एनर्जी, इसलिए नेगेटिव में आएगी। आंसर इसका बी सही होगा। सेकंड है कि इन द CO2 प्लस H2 CO बना और H2O बना, डेल्टा H दिया हुआ, तो डेल्टा H इतना दिया, तो डेल्टा H रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब ये बताइए कि ना तो ये नेगेटिव है, अगर ये हीट ऑफ कंबस्शन होता तो यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा होता, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन भी नहीं है। और अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन होता तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, तो तब भी नेगेटिव आता। तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। तो सेकंड का जो आंसर होने वाला है, सेकंड का जो आंसर हम लगाएंगे वो डी लगाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि इन द प्रोसेस Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Cl नेगेटिव बना, डेल्टा H यहाँ पर क्या होगी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है। हीट इसमें से रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, तो फिर थर्ड का आंसर जो है वो नेगेटिव यानी कि बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुँच लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कार्बन मतलब ग्रेफाइट फॉर्म में O2 यानी CO बनाया, इसमें ये वैल्यू है। इसमें तो अब कह रहा है कि इस रिएक्शन, तो दोनों एनर्जी यानी दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें, भाई ये वाली रिएक्शन दोनों ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा C प्लस सिंपल सा CO हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका हाफ और हाफ, एक मतलब O2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर CO हो जाएगा, और यहाँ पर एक CO2 हो जाएगा। दोनों CO कैंसिल हो जाएंगे, C प्लस O2 आ गई ना वही इक्वेशन। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये माइनस का 393 जो है वो लगभग आ जाएगा। तो फिर आंसर फोर्थ वाले का, भैया आंसर फोर्थ वाले का 393.7 ही आएगा। चेक कर लेते हैं। 110 यहाँ पर रुक नहीं रहा है पेन, चलिए इधर जोड़ लेते हैं। 110.5 और 110.5 और 283 पॉइंट कितना बच्चा दिया हुआ है 2, तो आ गया ना 7। चलो ठीक है, इसका मतलब फिर आंसर यही है, माइनस का 393.7 किलो जूल, यानी पाँचवें का आंसर अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें वही कंडीशन दे रखी है, आप क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़िएगा और थर्ड इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देना। आपका आंसर, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, थर्ड को माइनस कर देना, सिर्फ इतना ही काम करना है। यानी कि वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ माइनस की 68.39 और माइनस की 48 कितना दिया है 48.0, मतलब इनको जोड़ देना। इनको जोड़िए, कितना आ जाता है, ये आपका 39 आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया 8 16 6 यहाँ से लगा 1 7 4 11, यानी 116.10 ठीक है 116.39, और 116.39 में से घटा दीजिए आप, कितना घटाएंगे, सॉरी इसमें हाँ ठीक है, ये माइनस की प्लस का होगा तो घट जाएगा। ये प्लस का है आपका 48.00, तो यहाँ पर 39 आ गया, और 16 में से 8 गया 8 बच्चा, और यहाँ पर आपका 10 में 4 गया 6, 68.39 बच जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं,
39 दिया हुआ है, यानी अरे वाह, इसमें तो बिल्कुल एडिशन ही दिया हुआ था, सिंपल सा मतलब हुआ कि एडिशन, फिर यही हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, उसे घटा दिया, तो ये इसका आंसर फिर बी लगा लिया, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। फिर फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag पॉजिटिव विद NaCl विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। Ag पॉजिटिव को प्रेसिपिटेट करना तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जाना चाहिए, तो सिंस मतलब रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है जब, अच्छा बाकी तो मतलब ही नहीं, डेल्टा G पॉजिटिव होगा नहीं, डेल्टा G नेगेटिव ही होगा, सिंपल सी बात है। तो डेल्टा G नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा G पॉजिटिव होता है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीज, यानी एंट्रोपी किस में डिक्रीज होगी, जब कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सुक्रोज, मतलब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। आगे क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो देख लेते हैं पहले। रस्टिंग ऑफ आयरन ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, पिघल रहा, वेपोरेशन ना, वही पहला ए आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आंसर आपका ए आ जाएगा, वही बढ़िया आंसर है, वही सटीक आंसर है, यानी ए ऑप्शन 7th का आप लगाएंगे। तो अब हम लोग पहुंच लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ये उत्तराखंड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए और जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, सभी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी आपको और अपडेट कराऊंगा, पीजीटी की नई जानकारी आई हुई है तो उसके साथ में आपको अपडेट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ इतना दे रखा है, एंट्रोपी ऑफ, तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है कि डेल्टा एस का मतलब हुआ डेल्टा एच ऊपर रख दीजिए और चेंज इन टेम्परेचर यानी टी नीचे रख दीजिए, तो T2 - T1 बोलते हैं जिसे, वो नीचे रख दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बॉइलिंग का कितना हुआ, द वेपोराइजेशन वाटर यानी 2 वही 373 हो गया, और ऊपर 186, तो ये ऊपर आ जाएगा 186 हो गया, 0.5 रख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा आप 373.15 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर है 0.5 × 10⁻³ जूल आ रहा है, वो हम देख लेते हैं, अगर कोई है तो लगा देते हैं, यानी कि इसमें फिर ए ऑप्शन जाना चाहिए। 8th वाले में ऑप्शन जो है भैया वो ए लगा लीजिए, वही आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से ये है ना, कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक करिएगा, मैंने तो कैलकुलेट करके रखी हुई है। द डेल्टा एच वैल्यूज़ बिल्कुल सिंपल वही अभी लगाया था, C+½ ये दे रखी, 100 दे रखी, CO2 + ½ CO2 दे रखी, मतलब दोनों रिएक्शन जोड़ दीजिए 300 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 9 का जो आंसर है वो 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से 300 ही आएगा, जैसे 393.7, तो यहाँ 300 आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। प्लस में वैल्यू तो प्लस में, अगर माइनस होता तो माइनस में आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी के और क्वेश्चंस भी लगाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही द कैलोरीज इज इक्वल टू, कैलोरी किसके बराबर होती है, तो भैया आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कैलोरी किसके बराबर होती है, वो आप जान लीजिए। वैसे आपको पता होगा, जान रहा हूँ कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू जो होता है वो आपका 4.184 जूल होता है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये भी बात ध्यान रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है आपका 4.184 जूल, या फिर बोलते हैं, वो तो दोबारा लिख दिया, सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू कॉपी हो गई, 4.184 × 10⁻7 अर्क्स के बराबर भी होता है। तो ये दो वैल्यूज़ अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, और अब हम लोग आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया वैल्यू क्वेश्चन है, ये आ जाती है। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट अमाउंट किस में रिलीज़ होता है, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि अगर हम लोग कैलोरी की बात करें तो यहाँ पर जूल जो है वो 10⁻7, अर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है कि हमें जो 11वां क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जानी चाहिए यानी कि कैलोरीज़ में, और अगर हम लोग अर्ग्स में बात करते हैं तो हो जाता है 10⁻⁷ यानी 7 अर्ग्स हमने लिख दिया यहाँ पर, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 7 लिख दिया -7 लिख दिया, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी भी। तो एनर्जी जो है 1 कैलोरी में बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी होती है और 4.147 अर्ग्स होती, ठीक है, कैलोरी ही आंसर लगाइएगा, कैलोरी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा, उसी में अमाउंट ज़्यादा कंजर्व रहेगा। अब भाई 1 अर्ग की बात करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना भाई, 10⁻7 है ना 1 कैलोरी के अंदर, तो 1 अर्ग तो फिर कम हो जाएगी ना जी, ठीक है, कैलोरी ही ज़्यादा आंसर आएगा।
कोई दिक्कत नहीं। उसका विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा, सबसे बड़ा कैलोरी, फिर अर्ग, फिर जूल आ जाता है। तो सबसे बड़ा कैलोरी फिर जूल, सॉरी पहले कैलोरी आएगा, फिर आपका जूल आ जाएगा, फिर आपका अर्ग आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आना चाहिए 12 का सी आना चाहिए। ठीक है, 12 का आप यही वाला आंसर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न लगा करे तो आप बोल दिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि आपकी बात को माने नहीं। अगर आप कोई भी चीज़ बताएंगे और जेन्युइन होती है तो आई एम एग्री, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए, बढ़िया क्वेश्चंस लगाइए। 13 वाला लगाइए, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज़ करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जानी चाहिए, मतलब 0 हो जानी चाहिए। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आप इसके लिए 0 कर दीजिए। तो डेल्टा क्यू 0 आपको डी में दिख रहा होगा, लगा दीजिए आंसर। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द रिएक्शन ये दे रखी है, व्हाट विल बी द हीट रिलीज व्हेन 0.5 मोल। अब ये बताओ कि जब 1 मोल किया गया तो इतनी हुई, 0.4 मतलब 1/4 कर दें वैल्यू, तो 57.1 डिवाइडेड बाई 4 करें ना, सिंपल है ना। तो अब यहाँ पर हो गया 4 बन जा, 4 2 जा 6, 4 3 जा 4, 4 जा, यानी 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। तो 14 का अगर आंसर लगाना चाहें 14.3 के आसपास आ जाएगा। एक ही आंसर 14 में दिया तो लगा लिया। अब ऐसे आपको बता दें कि 1 मोल NaOH 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इतनी हीट रिलीज हो रही है। और जब 0.5 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा तो फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात। 1 मोल के लिए इतना, 1 के लिए कितना हो जाएगा अपॉन, और फिर 0.5 के लिए फिर मल्टीप्लाई हो जाए तो 0.25 अपॉन 1, तब भी निकालिए वही आंसर आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 15 पे आ जाएगा, विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। विच टेक प्लेस यानी एनर्जी तो घटती, सबको दुनिया को पता है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है और इंक्रीज़ नहीं करती, एनर्जी में चेंज। अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं। तो 15 वाले का भैया जो बढ़िया आंसर होगा वही होगा कि एनर्जी डिक्रीज़ करती क्योंकि स्टेबलाइजेशन गेन हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज़ में बताए। अब हम लोग नेक्स्ट पन्ने पर पहुँच लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, आप लगाते रहिए, मज़ा लेते रहिए और अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते रहिए। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एंड अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ इम्पॉसिबल इफ़, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना है तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी है। और डेल्टा जी भाई साहब नेगेटिव तभी आ सकता है, कब आएगा, देखिए जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो जाएं और डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा मतलब ये तरीके, इफ़ डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों अगर नेगेटिव है ना, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, तब तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है या नहीं बनती है, ये चीज़ आप दिमाग लगाइए। 16 वाले बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको लगाना डेल्टा, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो आपको फार्मूला पता है, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर अब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ये जो डेल्टा एस है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लेस हो जाना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। नहीं, डेल्टा एच ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो फिर परफेक्ट आंसर हुआ ही नहीं। बोथ डेल्टा, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो फिर इसमें भी कंडीशन लगी कि डेल्टा एच जो है वो कम होना चाहिए, डेल्टा एच ज़्यादा होना, तभी आंसर आएगा। तो ये भी परफेक्ट आंसर नहीं हुआ। अब डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, एस इज़ पॉजिटिव ना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हुई। नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है भाई। इफ़ डेल्टा एच इज़ नेगेटिव और डेल्टा, तो डेल्टा ये नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब फिर आंसर जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल, अच्छा वो IC इम्पॉसिबल पूछ रहा है, हम पॉसिबल ढूंढ रहे थे भाई। चलिए कोई बात नहीं, इम्पॉसिबल पूछ रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज़ इम्पॉसिबल। ऊपर तो फिर कंडीशन फिर पॉसिबिलिटी है, तो फिर तो आपको वो डायरेक्शन सही सोचनी पड़ेगी ना। देख लेते हैं, यानी फार्मूला है डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यानी कि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर उस समय आपको डेल्टा एस ज़्यादा हो जाए तो फिर आंसर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो डेल्टा एच ज़्यादा हो जाए, यानी डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन एस डेल्टा एस हो जाए तो आंसर आ जाएगा। मतलब पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, क्योंकि ये भी अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो फिर एक की वैल्यू घटा बढ़ा लीजिए, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए, एक डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तब भी पॉसिबल है। फिर डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एस ज़्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया और डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब आंसर आएगा ही नहीं, अब आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यानी कि आंसर फिर यही इम्पॉसिबल वर्ड यही हुआ। फिर अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर
17 पे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर इतना दे रखा है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, और द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अब आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या भाई साहब, इसके लिए आपको डेल्टा ई इज इक्वल टू, यानी सिंपल सा आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, वो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर निकाल लेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, या ई मान लेते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, ये फार्मूला लगाइएगा, क्योंकि अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि आर की वैल्यू भी गिवन है। देखिए यहाँ पर QP का मतलब ये हो गया आपका डेल्टा H, है ना, और QV का मतलब होता है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर इज़, यानी QP दिया हुआ है, ठीक है, QP दिया हुआ है, और नीचे भी दोबारा दे रखा है, और R की वैल्यू भी दे रखी, तो और सब कुछ निकालना है। इसमें से क्या करना है कि डेल्टा ये QB निकाल देना है, QB का मतलब डेल्टा U निकालना, मैंने फार्मूला लिख दिया, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। डेल्टा NGRT कैसे निकलेगा वो आपको पता है, डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यानी एक में से एक गया तो वो तो वैल्यू फिर ज़ीरो ही हो जाएगी। जब वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, कितना हुआ डेल्टा N, एक, अच्छा 2 है हाइड्रोजन, सॉरी, तो इसका मतलब हुआ कि 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए निकाल ही देते हैं, कहाँ इतना देर लगाना वाले हैं। तो अब ये डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू है आपकी 18,500 माइनस इसकी वैल्यू है आपकी -1, आर की वैल्यू 2 हो गई, इसकी 298 हो जाती है। ये हो गई आपकी 18,500 माइनस प्लस हो गया। अब आपका ये हो गया 2 8 16, 2 9 18 19, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 596 जोड़ दिया, 18,596 आंसर 18,000, यानी 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया, वैल्यू है 18,500, तो ये आपके 19,096 हो गए वैल्यू, ठीक है, जोड़ दीजिए 19,096 आंसर फिर आ जाएगा आपका। तो इसमें 9 आंसर है कोई, वो देख लेते हैं, अगर आंसर है तो जय हो, वरना गए हो, ठीक है। तो पहला वाला आंसर लगा दीजिए, ए लगाइए, सिंपल सा, कैलोरी में दिया हुआ है। विच इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मल, डेल्टा एच इज डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, डेल्टा एच इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT, तो 2 में से 4 गया, -2 बचेगा, तो यानी कि 19 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भाई साहब लगा लीजिए। तो -2RT बचेगा, तो -2RT का आंसर फिर बी हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -2RT, भाई माइनस का ही तो बचेगा, 2 में से आपको 4 घटाने हैं, यानी कि 2 -4, तो फिर -2 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई, ठीक फार्मूला होता है, अभी मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला वही लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा। ये वाला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई भी लिख सकते हैं ना, ऐसे डेल्टा ई -2RT हो जाएगा, सिंपल, बहुत आसान। चलिए 20वें क्वेश्चन में देखते हैं, एट 227 किलो केल्विन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इतना दे रखा है। इफ़ गैस कांस्टेंट, तो एंथैल्पी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा यू निकालना है, तो भैया फार्मूला मैंने बता दिया है, इसी फार्मूले को लगाइए और आंसर आराम से निकाल लीजिए। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आंसर 21.4 किलो ये आएगा, 21 पॉइंट माइनस में आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें भाई साहब आपको सभी चीज़ें दे रखी हैं, आपको यूनिट नहीं चेंज करनी है, क्योंकि किलो कैलोरी में ही दे रखा है, तो आंसर किलो कैलोरी में ही निकाल दीजिएगा, यूनिट को बदलने की कोशिश ना करिएगा। लेकिन आर की वैल्यू 2 रखिएगा, क्योंकि किलो कैलोरी में लगभग वही 2 वैल्यू होती है, वरना आर की वैल्यू 2 रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। 2 × 10⁻³ रख लीजिएगा, 1.98 होती है तो 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो नहीं तो अगर एक्यूरेसी लानी है तो 1.98 × 10⁻³ रखना, क्योंकि ये वैल्यू किलो कैलोरी में रखी जा रही है, कैलोरी में तो 2 होती है, तो किलो कैलोरी में 2 × 10⁻³ एक्यूरेट रखना है तो 1.98 रख लेना, आंसर आ जाएगा। 21 वाले क्वेश्चन को भी सेम तरीके से आप करेंगे, मैं आपको जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे वो बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाले हैं, इनको कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। 22वां देखिए, द एंथैल्पी चेंज इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है कि नहीं होती है, ज़रा आप बता दीजिए हमें। तो हीट एंडोथर्मिक मतलब हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये भाई एंथैल्पी चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इस कैसी होगी, एब्जॉर्ब तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो 22वां है, इस 22वें का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो आंसर आ जाना चाहिए आपका बी। तो आप इसका बी आंसर जरूर लगाइए। अब आप कहें कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई एंडोथर्मिक का मतलब ये जान लीजिए कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि सिंपल सी बात ये है कि हमेशा एच पी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी और एच आर की कम होगी, तभी तो आपको इसे हीट देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि डेल्टा एच पी जो होता है एंडोथर्मिक में वो ज़्यादा होता है एच आर से, तो फिर वैल्यू पॉजिटिव आनी। और अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो हीट निकल रही होती, हीट इसलिए निकल रही होती क्योंकि एच आर की वैल्यू ज़्यादा होती, तो फिर एच आर इज लेस ग्रेटर देन हो जाता, तो आंसर नेगेटिव आ जाता। तो इस फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ चुके होंगे। एट इक्विलिब्रियम द गिब्स फ्री एनर्जी इज़, इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाएगी, न फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन न बैकवर्ड जाएगी। तो 23वां का जो आंसर है, फिर आप धीरे से गिब्स एनर्जी जो है इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो होती है, ये आप जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। एट 298 केल्विन द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दे रखा है, एट द सेम टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। तो आप निकाल लेंगे यार, इसमें क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, वही सिंपल सा फार्मूला लगाना है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन पता कर लेंगे, आसानी से निकाल लीजिएगा। डेल्टा एन जी कितना आएगा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर गैस में से आपको ये गैस घटानी है, यानी एक में से दो घटाना है, माइनस ये लिक्विड है या दोनों गैस हैं, तो इसका मतलब है कि एक में से आपको 3 घटाना है, तो 2 बचेगा माइनस का, तो डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि 25वां क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या, करना कुछ नहीं है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, उसे बताना कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। डेल्टा ई रिएक्शन का इसमें मेरे हिसाब से फिर तो ज़्यादा ही आ जाएगा, 100% ज़्यादा है, क्योंकि डेल्टा एच तो यही रहेगा, लेकिन उधर वैल्यूज़ क्या होंगी, उधर वैल्यूज़ जुड़ जाएंगी, जब उधर जुड़ जाएंगी वैल्यूज़ तो डेल्टा ई तो ज़्यादा हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट मेथड से निकाल लीजिएगा। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इतना दिया है, द बॉन्ड एनर्जी, हर किसी बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो सिंपल सा इसमें करना क्या है, पहले आप इसको कपड़े उतार दो C2H6 के जब आप कपड़े उतारेंगे तो भाई साहब C2H6 आपको ऐसा दिखेगा, ये दिखाएगा C2H6। अब ये जनाब बताइए आपकी C2H6 में कितने कार्बन, एक कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे कितने हैं, तो कार्बन बॉन्ड की एनर्जी प्लस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, और इस तरीके से हैं कितने वो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, देखो एक ये है, एक ये है, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, आपके 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, एक कार्बन बॉन्ड हो गया, दोनों की एनर्जी जोड़िए, टोटल आप निकाल दीजिए। तो सिंपल सी बात है। अब आप पूछ क्या रहा है पहले वो भी देख लेते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2, फॉर्मेशन करना है, तो फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि सिंपल सी बात ये है कि कितने इसमें डेल्टा एच C2H6 जो है वो कितनी, ये दे भी रखी ना, डेल्टा एच C2H6 की दे रखी इतनी है, और हर बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कितनी है, कार्बन की कितनी दे रखी है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, कार्बन की एनर्जी पूछिए तो फिर घटाना पड़ेगा टोटल में से, यानी कि सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, प्लस जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आप टोटल से निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल से घटा दीजिएगा, यानी कि आपको वैल्यू घटानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। चलिए निकालिएगा, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपका अपना भी कोई मेथड होगा उससे भी लगा सकते हैं। अब द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इतना दे रखा है एंड इतना, ये दोनों की वैल्यू ये दे रखी है, वैल्यू वैसी होगा, ये दे रखी है। अब आप समझिए, एक की वैल्यू ये है और एक की वैल्यू आपको ये दे रखी है, C2 फिर मिट गया, वो नहीं दिख रहा क्या है, चलो वो दिखा देता हूँ आपको, ये चलो मिटा ही देता हूँ सब, अब ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 एंड C6H6 दोनों की वैल्यू दे रखी है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब C2H2 हो गया, तो C2H2,
ठीक से बनाया है, तो C2H2 से जब आप बनाएंगे तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक आध क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम भाई। 3G C2H2 जब हमने लिए तभी तो बना होगा C6H6 रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करके, है ना। तो अब डेल्टा H फॉर्मेशन जो है वो C2H2 का कितना है, वो है आपका C2H2 का डेल्टा H फॉर्मेशन है 230 किलोजूल पर मोल। अब डेल्टा H फॉर्मेशन जो है वो C6H6 का कितना है, वो आपका दिया है 85। अब हमें ये बताइए कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी, तो डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू घटाएं। तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी भाई साहब, प्रोडक्ट की वैल्यू तो 85 है, ठीक है। और रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, रिएक्टेंट की वैल्यू है कि 3 इंटू 230 हो जाती है। तो सिंपल से बात हो गई 85 माइनस ये आपकी हो गई 690 हो गई, घटा दीजिए तो माइनस का 605 आ जाएगा, है ना। आंसर निकाल लीजिएगा। माइनस का ये हम मिटा देते हैं ये ऐसे करके, ये अब आपका माइनस का आ गया आपका 605, घटा लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर आपके आ जाएंगे 390 है ये, ठीक है। 90 है, 99 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 690, ठीक है, करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ऐसे करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो लाइन सीधी शायद हो चुकी थी, ये लाइन पे चल रहे थे, इसी लाइन पे चलिए ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहीं पर चल रहे थे, पहुँचे भाई कहाँ पर थे, पहुँच जाइए 626, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। 26वां वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं, विच लॉ स्टेट्स एंट्रोपी ऑफ ऑल द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पता है। सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बताता है ना। और थर्ड लॉ कहता है कि एंट्रोपी ऑफ ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ज़ीरो, तो इसका मतलब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा ये। और जीरोथ लॉ भी हेस लॉ भी बोल देता हूँ। दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट आइदर प्रोसेस कंप्लीट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। तो 27वें वाले का भैया जो आंसर है वो आपको पता लग चुका है कि 27वें वाले का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, द रिएक्शन डेल्टा रिप्रेजेंट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, यानी कि 28वें वाले का आंसर भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यही होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा E लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 28 वाले को हम यही मान लेते हैं कि डेल्टा, यानी इन किताबों में अक्सर क्या होता है जो छप चुकी है उनमें डेल्टा E और डेल्टा U सेम, जब कोई नई में आ रहा है डेल्टा U ही आ रहा है। एंट्रोपी क्या होगी, गैस हो रहा है, सॉलिड से गैस हो रहा है तो एंट्रोपी तो 100% बढ़नी ही बढ़नी है। तो 29 वाले में एंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ रैंडमनेस होती है। तो इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी। तो एंट्रोपी इंक्रीज़ का मतलब सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। विच इज़ करेक्ट फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट होगा, अभी आपको बताता है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब फिर ए ऑप्शन हो जाएगा। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट गिवन आउट होती है, तो इसका आंसर फिर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन आउट रहती है या रिलीज्ड होता तो रिलीज लिखते। 32 वाले पे आइए, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टर्ड विद एन पैडल इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू हो जाएगा। तो अब बताइए कि एज ए टेम्परेचर इंक्रीज तो नो हीट शुड एंटर, मतलब इसमें एंटर हीट नहीं करेगी, और इसका मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब क्यू की वैल्यू, तो फार्मूला हमें पता है कि डेल्टा U या डेल्टा E लिख सकते हो, कुछ भी, Q प्लस W, है ना, इज इक्वल टू क्या हुआ W, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो चुकी है ना। जब जीरो तो डेल्टा E की वैल्यू जब W के बराबर हो गई तो Q की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, Q की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल टू हो गया आपका आंसर, जो 32वें वाले का सेट बैठ रहा है। तो एक तो डेल्टा E इज इक्वल टू W इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, W तो ज़ीरो है नहीं, तो ए हो गया आंसर। हाँ, मेरे हिसाब से तो फिर ए ही हो जाएगा। 32 वाले का आंसर आप लोग ए लगा लिए, बाकी आपको अगर कुछ लगता है तो मुझे बताइएगा। मुझे तो ए ही लग रहा है, जो मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग, तो मुझे फिर ए ही आंसर सटीक दिख रहा है कि डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। Q ज़ीरो हो गया, W ज़ीरो हुआ नहीं,
तो W इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ इक्वल टू 0, सिंपल यही हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी, है ना, सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि इसका B हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस होता है तो ये बात ध्यान रखनी है, डेल्टा T0 डेल्टा U0 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा 34 वाले में दिमाग अगर आप लोग लगा देंगे तो फिर आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ज़रा बताएंगे आपकी 34 वाले का आंसर फिर क्या होना चाहिए कि डेल्टा H की वैल्यू हमेशा आइदर प्रोसेस कंप्लीट यानी टोटल हीट चेंज जो है वो कांस्टेंट रहता है, जैसा कि मुझे आइडिया। फिलहाल अपना व्यू बताइएगा कि 34 वाले में क्या, मेरे हिसाब से फिर आंसर इसका D आना चाहिए। टोटल हीट रिमेंस कांस्टेंट मीन्स एंथैल्पी अनचेंज रहती है, रिमेंस अनचेंज्ड। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर बताइएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने है स्क्रीन पे तो ज़रा आप बताएंगे कि भैया क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपके लिए 35 36 दो छोड़ देता हूं तो कोई बुराई नहीं होगी, 2 क्वेश्चन तो आप हकदार हैं होमवर्क लेने के। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड नाउ आई विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द टाइम्स फॉर योर क्वेश्चंस। सो प्लीज़ solve these questions and I will again come back along with new questions। तो डियर जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी साथी रेडी रहें, तैयार रहें, और I will always along with you for these type of questions and I will daily provide number of questions on different topics। So my dear students, thank you।